हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बीएससी प्लेटफॉर्म पे आप लोग का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज का जो क्लास है वो बीएससी थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंटों के लिए है और उनके सब्जेक्ट जूलॉजी से रिलेटेड है। तो आज के क्लास का जो मेन टॉपिक है वो है रोल ऑफ क्रोमैटिन इन जीन एक्सप्रेशन में। मतलब कि क्रोमैटिन के रोल के द्वारा कैसे हम जीन को एक्सप्रेस करते हैं या फिर जीन एक्सप्रेस होता है रोल क्रोमैटिन के रोल के द्वारा। और इस पूरे प्रोसेस को रोल ऑफ क्रोमैटिन इन जीन एक्सप्रेशन, इस पूरे प्रोसेस को हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में जो ये टॉपिक है रोल ऑफ क्रोमैटिन इन जीन एक्सप्रेशन का, ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही मेंशन किया गया है। तो हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले हम कुछ पॉइंट को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने मेन पॉइंट या फिर मेन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट बता देना चाहता हूं, जैसे कि क्रोमैटिन स्ट्रक्चर प्रोवाइड एन इंपॉर्टेंट रोल लेवल ऑफ जीन रेगुलेशन। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूं कि जीन एक्सप्रेशन और जीन रेगुलेशन का मतलब क्या होता है। इस पर भी मैं एक क्लास को अटेंड कराऊंगा, उसमें आप लोगों को और अच्छी तरीके से रेगुलेशन और एक्सप्रेशन से रिलेटेड बातें वहां पर हम करेंगे उस क्लास में। तो इस क्लास में मैं बता देना चाहता हूं कि एक्सप्रेशन और रेगुलेशन का मतलब क्या होता है। शॉर्ट फॉर्म में मैं बताऊंगा कि जैसे कोई भी जीन है, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व होता है, जो प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व है, अगर वह प्रोटीन बन जाता है तो उसे हम जीन एक्सप्रेशन बोलेंगे। अगर उस प्रोटीन में को नहीं बनता या फिर किसी रीजन के वजह से उसे उस प्रोटीन को या फिर जीन को रेगुलेट कर दिया जाता है, प्रोटीन को सिंथेसिस को पूरी तरीके से रेगुलेट कर दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जीन रेगुलेशन। मतलब कि प्रोटीन के सिंथेसिस के प्रोसेस को पूरी तरीके से रेगुलेट कर देना, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे जीन रेगुलेशन। तो क्रोमैटिन जो स्ट्रक्चर है ये इंपॉर्टेंट रोल लेवल ऑफ जीन रेगुलेशन। अब दूसरा पॉइंट ये है कि ईच सेल कंटेन सेम कॉम्प्लीमेंट्री जीन। तो ये हमने अभी बताया कि ये जो हम आज के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं इसे हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में हमने अभी बताया आपको कि जो प्रत्येक सेल होते हैं वे ईच सेल कंटेन सेम कॉम्प्लीमेंट्री जीन, मतलब कि इंडिविजुअल के अंदर जितने भी सेल प्रेजेंट होते हैं उनमें कॉम्प्लीमेंट्री जीन प्रेजेंट होते हैं प्रत्येक सेल में। लेकिन एक जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग जीन, ये एक्सेप्शन है एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग जीन को छोड़कर। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टिश्यू एंड सेल एंड देयर फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ जीन। तो इस पॉइंट को आप अच्छी तरीके से समझिए। तो हमने अभी बताया कि जो इंडिविजुअल में जितने भी सेल प्रेजेंट होते हैं उनमें सभी सेलों में कॉम्प्लीमेंट्री जीन प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पर हमने अभी बताया था कि ईच सेल कंटेन सेम कॉम्प्लीमेंट्री जीन, कि इंडिविजुअल में जितने भी सेल प्रेजेंट होते हैं उनमें कॉम्प्लीमेंट्री जीन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि जो स्पेशल टिश्यू ऑर्गन और उनके फंक्शन वे किस प्रकार से फंक्शन करते हैं, स्पेशल टिश्यू एंड ऑर्गन, तो वे जब जीन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ही वे फंक्शन करते हैं कि किस सेल में किस जीन के एक्सप्रेस होना है, किस जीन को रेगुलेट होना है, उसी के अकॉर्डिंग जो स्पेशल टाइप के टिश्यू ऑर्गन है वे सेल में जो प्रेजेंट है स्पेशल टिश्यू ऑर्गन, फिर जो भी इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट है वे जीन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ही फंक्शन करते हैं। तो ये मैंने कुछ आपको पॉइंट बताए। तो अब हम अपने मेन पॉइंट पे आएंगे कि जो है रोल ऑफ क्रोमैटिन इन जीन एक्सप्रेशन, कि जीन एक्सप्रेशन के लिए क्रोमैटिन का रोल क्या है और इसे हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक फिगर को समझते हैं क्योंकि ये फिगर इस टॉपिक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए ये हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर जो डीएनए हुए पूरी तरीके से टाइटली बाइंड है, क्योंकि जो डीएनए होता है वह निगेटिव चार्ज होता है और जो हिस्टोन होता है वह पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आप वाकई जान रहे होंगे। तो इसी निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के वजह से ही इन दोनों के बीच अट्रैक्शन टाइटली होता है। अट्रैक्शन होने के कारण ये जो होते हैं एक दूसरे से टाइटली रैप्ड होते हैं और रैप्ड होने के वजह से ही
जो जीन एक्सप्रेशन है वे पूरी तरीके से रेगुलेट हो जाता है। तो अब देखिए कैसे इनका जीन एक्सप्रेस होगा। तो इनमें कुछ मेथड होते हैं, उस मेथड के थ्रू हम इनके जो अट्रैक्शन है निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन को डिस्ट्रैक्ट करवाते हैं, और डिस्ट्रैक्ट होने से ही ये जो टाइटली बाइंड है एक दूसरे से, हिस्टोन और डीएनए मॉलिक्यूल एक दूसरे जो बाइंड है एक दूसरे से, वे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। डिस्ट्रैक्ट होने के वजह से ही जो डीएनए है वे हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के ऊपर से पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। ओपन होने की वजह से जीन एक्सप्रेस हो जाएगी। तो इस प्रोसेस में कुछ मेथड है, उस मेथड के थ्रू हम पॉइंट के थ्रू समझेंगे। तो मैं यहाँ पर एक और बात को बताना चाहता हूँ कि न्यूक्लियोसोम बीट्स किसे बोलेंगे, जब 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे और 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल और 146 न्यूक्लियोटाइड्स पेयर ऑफ डीएनए के, जब इतने पार्ट्स प्रेजेंट होंगे तब हम उसे एक न्यूक्लियोसोम बीट्स बोलेंगे। जैसा कि आप इस फिगर के में देख सकते हैं कि यहाँ पर 8 हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और उसमें 146 न्यूक्लियोटाइड्स पेयर ऑफ डीएनए के प्रेजेंट है। तो इसे हम न्यूक्लियोसोम बीट्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए मैंने फिगर को आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाया। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से ये फिगर भी समझ में आ गया होगा कि ये फिगर क्या है, किस लिए मैं इस फिगर को आप लोगों को समझा रहा हूँ, क्योंकि यही फिगर जो है हिस्टोन और डीएनए पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के वजह से ही अट्रैक्शन होने के कारण से ही जीन को पूरी तरीके से रेगुलेट कर देते हैं। तो हमारा मेन टॉपिक था कि रोल ऑफ क्रोमैटिन इन जीन एक्सप्रेशन में, कि जीन एक्सप्रेस कैसे होगा। तो अब देखिए कुछ मेथड के थ्रू इनके बाइंडिंग को हम ओपन कराएंगे, ओपन होने से ही ये पूरी तरीके से जीन एक्सप्रेस हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोसोम एंड ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ हिस्टोन एंड डीएनए प्रोवाइड अ बैरियर अगेंस्ट द रेडी एसोसिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विथ स्पेसिफिक डीएनए रीजन। तो हमने ये बात अभी आप लोगों को बताया कि जो कॉम्प्लेक्सेस है न्यूक्लियोसोम का, जिसमें कि हिस्टोन मॉलिक्यूल और डीएनए के मॉलिक्यूल आपस में टाइटली बाइंड है, टाइटली बाइंड होने के वजह से ही जीन को पूरी तरीके से रेगुलेट कर देते हैं, उनको एक्सप्रेस नहीं होने देते हैं। तो यही प्रोसेस मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो वहीं यहाँ पर पॉइंट के थ्रू लिखा गया है। तो अब आइए हम मेथड के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम इनके जो अट्रैक्शन है उसको डिस्ट्रैक्ट कराएंगे। डिस्ट्रैक्ट कराने की वजह से ही ये जीन जो है रेगुलेट हुआ है वे पूरी तरीके से एक्सप्रेस होगा। पहला मेथड है हिस्टोन एसिटाइलेशन एंड डी एसिटाइलेशन। जो हिस्टोन मॉलिक्यूल है उनका हम एसिटाइलेशन कराएंगे। तो एसिटाइलेशन इज नोन एज रिड्यूस्ड इन अमाइनो एसिड्स टर्मिनली टेल ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। अब दूसरे पॉइंट में देखिए द मॉडिफिकेशन रिड्यूस द पॉजिटिव चार्ज ऑफ दिस टेल एंड डिक्रीज द बाइंडिंग एफिनिटी फॉर नेगेटिव चार्ज डीएनए। तो यहाँ पर देखिए एक मेन पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है कि हमने अभी बताया कि जो हिस्टोन मॉलिक्यूल होते हैं वे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जो डीएनए होते हैं वे निगेटिव चार्ज होते हैं, इसीलिए वे एक दूसरे से अट्रैक्शन की वजह से टाइटली बाइंड होते हैं। तो यहाँ पर हिस्टोन एसिटाइलेशन में क्या होगा कि जो एसिटाइलेशन कराने के बाद हिस्टोन मॉलिक्यूल का जो उनके टेल हैं जो पॉजिटिव चार्ज हैं, उनके पॉजिटिव चार्ज जब डिक्रीज होंगे, एसिटाइलेशन के बाद जब हिस्टोन मॉलिक्यूल के जो टेल हैं वे उनका जो पॉजिटिव चार्ज है वे पूरी तरीके से जब डिक्रीज होगा, डिक्रीज होने के कारण जो डीएनए और हिस्टोन मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन था वे थोड़ा अट्रैक्शन कम होगा, और अट्रैक्शन कम होने के वजह से ही जो क्वाइलिंग है डीएनए का हिस्टोन के ऊपर वे पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यही पॉइंट इस मेथड में मेंशन किया गया है कि हिस्टोन एसिटाइलेशन का यही मेथड है कि हिस्टोन मॉलिक्यूल को हम एसिटाइलाइज करवाएंगे। एसिटाइलाइज होने के बाद उनका जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होने के वजह से ही जो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में बाइंड है, टाइटली बाइंड है, उनमें डिस्ट्रैक्शन काज होगा। काज होने की वजह से ही जो क्वाइलिंग है हिस्टोन के ऊपर डीएनए के वे पूरी तरीके से ओपन हो जाएगी। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट मेथड में कि क्या होगा। दूसरा जो मेथड है वह है मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए मेथाइलेशन, मतलब कि डीएनए का मेथाइलेशन कराना है। फर्स्ट मेथड में हमने किया कि हिस्टोन का एसिटाइलेशन कराया, जिसके वजह से कि जो हिस्टोन पर डीएनए रैप्ड थे वे पूरी तरीके से ओपन हो गए,
और दूसरे मेथड में हम डीएनए मेथाइलेशन होगा, कि जो दूसरा मेथड है उसमें डीएनए मेथाइलेशन होगा। तो मेथाइलेशन में देखिए कुछ पॉइंट को हमने मेंशन किया है। मेथाइलेशन ऑफ डीऑक्सीसाइटिडीन रिड्यूस्ड इन डीएनए में इफेक्ट चेंज इन क्रोमैटिन। तो इस पॉइंट को आप बहुत अच्छी तरीके से समझिए। और मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है आपकी एग्जाम आपकी से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये ज्यादातर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। तो हमने बताया कि अभी मेथाइलेशन ऑफ डीऑक्सीसाइटिडीन। तो अब यहाँ पर समझिए जो डीएनए होता है वे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन 4 प्रकार के नाइट्रोजिनस बेस से मिलकर बने होते हैं। तो इसमें अब मेथाइलेशन करवाना है साइटिडीन का। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन के टर्म को ही यहाँ पर साइटिडीन से रिप्रेजेंट किया गया है और डीऑक्सी का मतलब डीएनए से है, डीऑक्सीसाइटिडीन। डीऑक्सीसाइटिडीन का यहाँ पर मिथाइलेशन करवाना है। मिथाइलेशन होने के वजह से ही कुछ चेंजेस होते हैं क्रोमैटिन में। तो ये आपने पहला पॉइंट समझा। अब दूसरे पॉइंट में देखिए डीमेथाइलेशन। अभी हमने कराया मेथाइलेशन डीऑक्सीसाइटिडीन का, जिसके वजह से ही क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर में चेंजेस हुए। अब लेकिन यहाँ पर डीमेथाइलेशन हो रहा है ऑफ डीऑक्सीसाइटिडीन स्पेसिफिक रीजन। तो मेथाइलेशन जब हुआ तो उसमें डीऑक्सीसाइटिडीन का मेथाइलेशन हुआ डीएनए के अंदर। लेकिन अब जो डीमेथाइलेशन है उसमें केवल डीऑक्सीसाइटिडीन के एक स्पेसिफिक रीजन का डीमेथाइलेशन हुआ और वे एक स्पेसिफिक रीजन है ट्राइरोसिन एमाइनो ट्रांसफेरेज। तो इन दोनों के बीच आप बहुत अच्छी तरीके से डिफरेंस को समझ लीजिए। मेथाइलेशन तो डीऑक्सीसाइटिडीन के सभी रीजन पर हुआ, लेकिन जो डीमेथाइलेशन हुआ वह डीऑक्सीसाइटिडीन के केवल एक स्पेसिफिक रीजन पर हुआ और वे इस एक स्पेसिफिक रीजन का नाम है टायरोसिन अमाइनो ट्रांसफेरेज। तो अब देखिए कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा। जीन इज रिस्पॉन्स टू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स हैज बीन एसोसिएटेड विथ एन इंक्रीज रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जीन। जब डीमेथाइलेशन हुआ तो इसकी वजह से जो जीन थे वे रिस्पॉन्सिबल हो गए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड उनसे आकर एसोसिएटेड हुआ। एसोसिएटेड होने से ही जो रेट है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की वे पूरी तरीके से इंक्रीज हो गई। तो ये देखा आपने दूसरे मेथड को जो था कि डीएनए मेथाइलेशन। अब तीसरा मेथड देखिए क्या होगा, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। द बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू सर्टेन डीएनए एलिमेंट में रिजल्ट इन डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियोसोमल स्ट्रक्चर। दिस रिएक्शन रिजल्ट इन क्रोमैटिन लेवल स्ट्रक्चर चेंज इन एंड इंक्रीज डीएनए एक्सेसिबिलिटी टू अदर फैक्टर एंड ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी। तो इसी प्रोसेस यही जो मैंने तीन जो मेथड बताए, यही तीनों मेथड के अकॉर्डिंग ही जो जीन है वे पूरी तरीके से एक्सप्रेस हो जाती है, किसके थ्रू, क्रोमैटिन रोल के थ्रू। तो आई होप कि मैंने जो आज के क्लासेस में आप लोगों को लेक्चर समझाया आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिपीटिशन करवा देना चाहता हूं कि मैंने बताया कि ये जो हिस्टोन मॉलिक्यूल होते हैं इनके ऊपर डीएनए रैप्ड होते हैं। डीएनए रैप्ड क्यों होते हैं, क्योंकि डीएनए जो होते हैं वो निगेटिव चार्ज होते हैं और हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इसके वजह से दोनों एक दूसरे के ऊपर टाइटली बाइंड होते हैं या फिर रैप्ड होता है डीएनए हिस्टोन मॉलिक्यूल के ऊपर। इसी वजह से ही जो जीन होता है, जो डीएनए पे जीन प्रेजेंट है, वह पूरी तरीके से रेगुलेट हो जाता है। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, जीन को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ मेथड को हमने बताया। पहला मेथड था हिस्टोन एसिटाइलेशन। हिस्टोन एसिटाइलेशन में हमने बताया कि जो हिस्टोन मॉलिक्यूल के जो टेल है, जो पॉजिटिव चार्ज है, उनको एसिटाइलेशन करवाकर, हिस्टोन का एसिटाइलेशन कराकर उनके जो हिस्टोन के टेल का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको पूरी तरीके से डिक्रीज कर दिया जाता है। डिक्रीज करने के वजह से ही जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच का अट्रैक्शन है, मतलब कि हिस्टोन और डीएनए के बीच का जो अट्रैक्शन है पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो डीएनए है वे हिस्टोन के ऊपर से जो क्वाइल्ड था, टाइटली क्वाइल्ड था, वे ओपन पूरी तरीके से हो जाता है। तो ये इस मेथड में था। अब दूसरे मेथड में हमने बताया मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए मेथाइलेशन। तो डीएनए मेथाइलेशन में हमने बताया कि जो डीएनए का डीऑक्सीसाइटिडीन है उसको मेथाइलेशन कराया गया। मेथाइलेशन होने के वजह से ही कुछ चेंजेज हुए क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर में, फिर से डीमेथाइलेशन हुआ।
लेकिन जो डीमेथाइलेशन हुआ वो डीऑक्सीसाइटिडीन के एक स्पेसिफिक रीजन पर हुआ और वे उस स्पेसिफिक रीजन का नाम था टायरोसिन अमाइनो ट्रांसफरेज। यही डीमेथाइलेशन होने के वजह से ही जीन रिस्पॉन्सिबल हो गया और ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन्स इनसे अटैच्ड हुए। अटैच्ड होने की वजह से ही जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है या फिर जिस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना है वे उसकी रेट इंक्रीज हो गई और रेट इंक्रीज होने की वजह से ही जीन पूरी तरीके से एक्सप्रेस हो गया। और लास्ट में हमने बताया डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, कुछ प्रकार के बाइंडिंग प्रोटीन थे जो डीएनए से अटैच्ड हुए। डीएनए से अटैच्ड होने के बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होने के बाद ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हुआ, उसके बाद प्रोटीन की ट्रांसलेशन हुआ, ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन की सिंथेसिस हुई, जिसके वजह से जो जीन में इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व था वह पूरी तरीके से एक फंक्शनल प्रोटीन के रूप में कन्वर्ट हो गई। तो ये देखा आपने पूरा जो क्रोमैटिन के रोल के अकॉर्डिंग जीन के एक्सप्रेशन को। तो आई होप कि आज के क्लासेस में जो आपको मैंने समझाया आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।